हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। हम लोग एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं और ये हमारी एमसीक्यू सीरीज जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनी हुई है। इसमें हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो यूपीएससी में पूछे गए हैं या किसी स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं। तो जब भी आप प्रीलिम एग्जाम्स देने जाओगे तो उससे पहले आपको ये एमसीक्यू सीरीज देखने से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम सिर्फ एमसीक्यू कवर नहीं कर रहे हैं, उनसे एसोसिएटेड जो कंसेप्ट है उनको भी साथ में मैं कवर अप करा रहा हूँ और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर मैं ऐड कर सकता हूँ उस एमसीक्यू में तो वो भी ऐड कर रहा हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, इसका पहला लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी फिलहाल जो हम कर रहे हैं वो पॉलिटिक एमसीक्यू कर रहे हैं। इसका पहला लेक्चर कर चुके हैं, ये दूसरा लेक्चर है इस सीरीज का। ठीक है, पहला लेक्चर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन वाज इंक्लूडेड इन। कि जो ऑल इंडिया फेडरेशन है उसका प्रोविजन कहाँ से इंक्लूड किया गया था? तो ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का जो प्रोविजन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंक्लूड किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 1935। फेडरेशन क्या होता है? जहां पे आप ये बोल लीजिए कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब जैसे इंडिया भी अभी फेडरल है, हम बोलते हैं कि इंडिया जो है क्वाजी फेडरल कंट्री है। हालांकि इंडिया एक फेडरेशन है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे मेंशन नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1 ये बोलता है, इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, वहां पे फेडरेशन टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। और फेडरेशन का बेसिक सा मतलब है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना, कि सेंटर के पास पावर है और स्टेट्स के पास अपनी पावर है। सेंटर और स्टेट्स के पास जो ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ही कर रखा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली फेडरेशन वर्ड गिवन नहीं है। और हमारा जो फेडरेशन है वो कैनेडियन फेडरेशन से काफी रिजेंबल करता है। तो ये भी पूछा जाता है कि जो इंडिया का फेडरेशन है वो कौन सी कंट्री से रिजेंबल करता है? तो हमारा फेडरेशन कनाडा से रिजेंबल करता है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मैंने ऐड कर दी। देन उसके बाद इसमें एक ऑगस्ट ऑफर है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑगस्ट ऑफर क्या था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला था 1939 में, तो उस टाइम पे स्टार्ट हो गया था 1939 में। तो 1940 में जब उस टाइम पे इंडिया के वाइसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने इंडियंस को एक ऑफर दिया कि आप लोग ब्रिटिशर्स का साथ दीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो हम आपको जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर होगा तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि ये डोमिनियन स्टेटस क्या था। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ऐसे है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आज के टाइम पे इंडिया में रिपब्लिक सिस्टम है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि हेड ऑफ द कंट्री जो है वो एक इलेक्टेड पर्सन है और हेड ऑफ द कंट्री है कौन? फिलहाल इंडिया में हेड ऑफ द कंट्री है प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड है। कौन चुनता है उनको? उनको जो हमारे द्वारा चुने गए एमपी और एमएलए होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो जहां पे भी प्रेसिडेंट जो है उसको चुना जाता है, यानी हेड ऑफ कंट्री को आप ये बोल लीजिए चुना जाता है, वो एक रिपब्लिक सिस्टम होता है। तो फिलहाल इंडिया में रिपब्लिक सिस्टम है। तो उस टाइम पे डोमिनियन स्टेटस जो देने की बात की गई थी उसके अंदर प्रोविजन क्या था कि इंडिया में गवर्नमेंट तो इंडियंस ही चलाएंगी, लेकिन जो हेड ऑफ द कंट्री होगा वो ब्रिटिश मोनार्क होगा। ब्रिटिश का जो राजा होगा या रानी होगी वो हेड ऑफ द कंट्री होगा, लेकिन जो गवर्नमेंट जो चलाएंगे वो इंडियंस ही चलाएंगे। तो ये डोमिनियन स्टेटस जो का कंसेप्ट जो था वो ये था। ठीक है, तो ये लॉर्ड लिनलिथगो ने दिया था और इसको इंडियंस ने डिनाई कर दिया था कि हम ऐसा कोई सिस्टम नहीं चाहते, हमें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, तो ऑगस्ट ऑफर इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लिया जाता है कि उस टाइम पे वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो वाइसराय थे। क्या ऑफर किया था उन्होंने? डोमिनियन स्टेटस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड फॉर ए फेडरल पॉलिटी इन इंडिया? फेडरेशन और फेडरल पॉलिटी का मतलब वही सेम होता है। ठीक है, तो किसने प्रोवाइड किया था? ये प्रोवाइड किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। ठीक है, इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास तो किया था इंडिया में लागू करने के लिए, लेकिन ये वाला एक्ट इंडिया में कभी लागू नहीं हो पाया था। देन in the federation established under Act of 1935, residuary power were given to।
तो जो 1935 का एक्ट था उसके अंदर एक प्रोविजन था रेजिडुअरी पावर का। तो ये रेजिडुअरी पावर क्या होती है वो भी समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं ये रेजिडुअरी पावर किसको दी गई थी। तो ये रेजिडुअरी पावर दी गई थी गवर्नर जनरल को। जो रेजिडुअरी पावर होगी वो गवर्नर जनरल के पास होगी। है थी क्या ये रेजिडुअरी पावर? देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 246 है वहां पे 3 लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 कि आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में 3 लिस्ट हैं। अब इन लिस्ट में है क्या? इन लिस्ट में सब्जेक्ट हैं। अब ये सब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसे लॉ एंड ऑर्डर एक सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल अफेयर एक सब्जेक्ट है, एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, वाइल्ड लाइफ एक सब्जेक्ट है। कि एजुकेशन से रिलेटेड लॉ बनाने की पावर किसके पास है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग लॉ बनाने की पावर किसके पास है। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स डिवाइड किए गए हैं और उन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने की पावर को डिवाइड किया गया है। तो लिस्ट नंबर वो है 1 वो है जहां पे लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। लिस्ट नंबर 2 वो है जहां पे लॉ बनाने की पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, यानी स्टेट के पास है। और लिस्ट नंबर 3 वो है जहां पे, जिसको हम कॉन्करेंट लिस्ट भी बोल देते हैं। कॉन्करेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास भी है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी है, दोनों के पास है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 246 में मेंशन है यही चीज हमारे 7th शेड्यूल में भी मेंशन है। 7th शेड्यूल में तो पूछ लेते हैं कि जो ये लिस्ट है 3 लिस्ट 1, 2 एंड 3 वो क्या है। तो अभी आप समझ गए कि उन लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स डाले गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि कौन से सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने की पावर किसके पास होगी, ये बताया गया है आर्टिकल 246 में। तो अब मान लिया कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाए जो पहले था ही नहीं, या कोई नया सब्जेक्ट आ जाए जो इन लिस्ट में मेंशन ही ना हो, ठीक है, तो उस पे लॉ कौन बनाएगा? तो वो होती है रेजिडुअरी पावर। तो रेजिडुअरी पावर फिलहाल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है पार्लियामेंट को और ये मेंशन है आर्टिकल 248 में। ठीक है, तो आप समझ गए कि रेजिडुअरी पावर वो पावर है जहां पे कोई ऐसा नया सब्जेक्ट निकल के आ जाए जिसके ऊपर लॉ बनाने की पावर आर्टिकल 246 में मेंशन ही नहीं है कि उस पे लॉ बनाने की पावर किसके पास है। तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली कोई नया सब्जेक्ट अगर निकल के आ गया तो उस पे लॉ बनाने की पावर जो है वो पार्लियामेंट को दे रखी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। लेकिन ये पावर सबसे पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दी गई थी और उस टाइम पे ये पावर दी गई थी गवर्नर जनरल को। क्लियर? चलो नेक्स्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not an important and permanent constituent in the constitutional history of India as adopted in the Government of India Act 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इनमें से कौन सा प्रोविजन नहीं किया गया था या कौन सा प्रोविजन नहीं था वो हमें बताना है। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यही नहीं था, तो पहला ही प्रोविजन नहीं था। बाकी सारे के सारे प्रोविजन थे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर ये था। इनविसाइजिंग ए स्कीम ऑफ फेडरेशन ये भी था। फेडरल सिस्टम जो हमने बात की। नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स टू द लेजिस्लेचर ये भी था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये प्रोविजन नहीं था कि इंडिया के लिए एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाए। ठीक है, लेकिन वैसे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक ढांचा है, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये मैं दोबारा से बता देता हूं कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। One amongst the following was not a salient feature of Government of India Act 1935। तो Government of India Act 1935 पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक ढांचा जो है, जो प्रेजेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक ढांचा हमने 1935 के एक्ट से लिया है, तो इसलिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताना है कि कौन सा सैलिएंट फीचर नहीं था। ठीक है, The Act provided for all India Federation, ये तो हमने देखा, ये फीचर तो था। Residuary subject was allocated to the provincial legislature, ये हमने अभी पढ़ा था। रेजिडुअरी पावर किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। तो ये गलत हो जाएगा, ये पावर दी गई थी गवर्नर जनरल को। और अभी फिलहाल हमारे आर्टिकल 248 के अकॉर्डिंग ये पावर दी गई है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो सेकंड वाला प्रोविजन नहीं था। तो थर्ड एंड फोर्थ को भी पढ़ लेना, ये दोनों प्रोविजन इसके अंदर इंक्लूडेड थे। क्लियर? चलते हैं आगे। Why is the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है ये?
1935 का एक्ट। तो 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये मैंने आपको बताया कि हमारा जो बेसिक ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमने 1935 के एक्ट से ही लिया है, ठीक है। तो पहला ही आंसर हो गया। इट गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया, नहीं, इंडिपेंडेंस टू इंडिया दिया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को। और इसके बारे में आप चीज एक और ध्यान रख सकते हो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वो एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में शॉर्टेस्ट टाइम स्पेन में पास किया गया था। इंडिया के लिए जितने भी एक्ट बने ब्रिटिश पार्लियामेंट में, स्टार्टिंग फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पहला एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। वहां से स्टार्ट होके हिस्ट्री ऑफ एक्ट्स आए और जो एक्ट था 1947 का वो ऐसा एक्ट था जो सबसे शॉर्ट टाइम स्पेन में पास किया गया था, ठीक है। और इस एक्ट में ही ये प्रोविजन डाला गया था कि इंडिया को डिवाइड किया जाएगा 2 में, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। इट इन्वेस्टिज पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया तो इन्वेस्टिज किसने किया था, इन्वेस्टाइज किया था इसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को। लेकिन जो ये आइडिया था पार्टीशन का, इसको बाल्कन प्लान भी बोलते हैं कि इंडिया को छोटे छोटे स्टेट्स में, छोटे छोटे अलग अलग जो रियासतें थी उनमें डिवाइड करने का भी एक प्लान आया था, ठीक है। उसको बोलते हैं बाल्कन प्लान, बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। वो प्लान दिया था लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक है। तो ये बाल्कनाइजेशन प्लान भी पूछ लिया जाता है कि किसका था, तो लॉर्ड माउंटबेटन का था। और माउंटबेटन जो थे वो जो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे आफ्टर ये अनाउंस कर दिया गया था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दिया जाएगा उसके बाद, ठीक है। और ये भी बोल सकते हो कि ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु वाज ए ब्रिटिशर, जो कोई ब्रिटिशर था और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना वो था लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन वो पहला भी था जो ये अनाउंसमेंट के बाद बना था कि इंडिया को हम इंडिपेंडेंस कर देंगे, उसके बाद वो पहला गवर्नर जनरल बना था। और जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे सी राजगोपालाचार्य, और पहले इंडियन जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने वो भी सी राजगोपालाचार्य थे, ठीक है। तो मैंने 3-4 चीजें बताई हैं गवर्नर जनरल से रिलेटेड, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके इन चीजों को देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम द इंडिया। बर्मा से इंडिया को कौन से एक्ट ने सेपरेट किया, तो बर्मा से इंडिया को सेपरेट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। अब बर्मा के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। बर्मा का आज का नाम है म्यांमार, म्यांमार नाम की कंट्री है ये, ठीक है। और इसकी कैपिटल है नेपेडू, नेपेडू भी बोल देते हैं, नेपेडू भी बोल देते हैं, ये इसकी कैपिटल कंट्री है। तो इंडिया के साथ बर्मा के रिलेशनशिप हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, क्योंकि इंडिया के जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनसे बाउंड्री, उनसे लगभग मोस्टली इंडियन ईस्टर्न स्टेट से बाउंड्री लगती है बर्मा की, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख के बताना है कि जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं उन ईस्टर्न स्टेट्स में से कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी बाउंड्री बर्मा के साथ नहीं लगती है। कौन से ऐसे ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे जिनकी बाउंड्री बर्मा के साथ नहीं लगती है या आज के म्यांमार के साथ नहीं लगती है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि म्यांमार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जैसे अभी वहां पे मिलिट्री कू हो रखा है। मिलिट्री कू का मतलब है कि वहां पे मिलिट्री ने ओवरटेक कर रखा है वहां के शासन को, अब वहां पे मिलिट्री का रूल है, ठीक है। मिलिट्री के रूल को बोलते हैं स्ट्रेटोक्रेसी, स्ट्रेटोक्रेसी इज द वर्ड फॉर मिलिट्री रूल। जैसे डेमोक्रेसी इज द रूल बाय पीपल, वैसे ही स्ट्रेटोक्रेसी होता है रूल बाय द मिलिट्री, ठीक है। देन आंग सांग सू की, ये एक इंपॉर्टेंट लीडर है म्यांमार की, इनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि आंग सांग सू की कहां से बिलोंग करती है, तो ये म्यांमार से बिलोंग करती है। म्यांमार की एक लीडर है जिनको एक टाइम पे नोबेल पीस प्राइज मिला था, ठीक है। देन उसके बाद ऑपरेशन सनराइज किया था इंडियन मिलिट्री ने म्यांमार मिलिट्री के साथ। ये ऑपरेशन सनराइज क्या था कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो इंडिया के नेबरिंग, जो इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स हैं और म्यांमार की जो बॉर्डर है वहां पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म फैल रहा था, तो उस एक्सट्रीमिज्म को कुचलने के लिए इंडियन मिलिट्री ने और म्यांमार मिलिट्री ने मिलकर एक ऑपरेशन किया था, उसको बोलते हैं ऑपरेशन सनराइज। तो ऑपरेशन सनराइज के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद इंडिया एक पोर्ट डेवलप कर रहा है, सितवे पोर्ट। ये सितवे पोर्ट इंडिया का एक प्रोजेक्ट है, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट म्यांमार के साथ। तो पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट
प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया कौन सी कंट्री के साथ कर रहा है। अब मल्टी मॉडल नाम से ही समझ में आता है कि इसमें अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज किया गया है। तो ये बनेगा इंडिया में कलकत्ता से, और रखाइन स्टेट है म्यांमार के अंदर। रखाइन, ये वही रखाइन स्टेट है जहां से रोहिंग्या मुस्लिम्स न्यूज में थे। तो रखाइन स्टेट में एक सितवे पोर्ट है, वहां से इंडिया की जो कलकत्ता पोर्ट है वहां तक ये मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये कॉरिडोर बनाने का इंडिया का मेन मकसद ये है कि इंडिया के जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो एक चिकन नेक से कनेक्टेड है इंडिया से। मतलब कि एक चिकन नेक क्या है, ये एक जगह, इसको एक जगह है जहां पे मतलब नीचे बांग्लादेश है और ऊपर चाइना है। जैसे ये बांग्लादेश होगा और ये चाइना हो गया। बांग्लादेश और चाइना के बीच से थोड़ी सी जगह है, उसके बाद हमारा पूरा का पूरा ईस्टर्न मैप को ड्रॉ करके बताता हूं एक बार। जैसे ये ऐसे कुछ है इंडिया का, यहां बांग्लादेश है नीचे और यहाँ पे चाइना है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना इंडिया का, इसको बोला जाता है चिकन नेक। ठीक है, तो अगर कभी चाइना ने अटैक कर दिया और इंडिया के इस चिकन नेक को कट कर दिया यहाँ से, तो जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनसे हमारा कनेक्शन जो है वो टूट जाएगा। तो उनसे कनेक्शन बनाए रखने के लिए इंडिया ने क्या किया है, जैसे यहाँ पे नीचे कलकत्ता है, तो कलकत्ता से म्यांमार होते हुए और हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में हमारे इंटर कर जाएंगे। उसके लिए ये एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर बना रहा है इंडिया। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर। ठीक है, इसमें रेल नेटवर्क भी है, रोड नेटवर्क भी है और इसमें ओशियन नेटवर्क भी है, इसलिए इसको बोला गया है मल्टी मॉडल। ठीक है, तो क्लादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर इंडिया बना रहा है म्यांमार के लिए, ताकि वो हम लोग हमारे ईस्टर्न स्टेट से जुड़े रहें। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, अगर हमारी चिकन नेक ब्रेक हो जाए तो उस केस में। ठीक है, देन ठीक है, तो सितवे पोर्ट को डेवलप कर रहा है इंडिया रखाइन स्टेट में, और ये रखाइन स्टेट वही है जहां से रोहिंग्या मुस्लिम्स को लेके काफी न्यूज में थे। और रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं उनको अब बसाया जा रहा है या बसाया जा चुका है कुछ को, एक आइलैंड पे। उसका आइलैंड का नाम है भाषणचार आइलैंड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये भाषणचार आइलैंड कहाँ पे है। पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भाषणचार आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में। और ये भाषणचार आइलैंड है किसका, ओरिजिनली ये जो है बिलोंग करता है बांग्लादेश से। तो ये चीजें सारी की सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रपोजल फॉर द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय। अब ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता रहा हूं, ये आप कहीं ना कहीं साथ में कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जब आप इनको रिवाइज करेंगे, ठीक है, तो रिवीजन के टाइम पे ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर सिर्फ वीडियो देख के आप बार बार रिवाइज नहीं कर पाएंगे चीजों को। अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए मस्ट है कि आपकी एक कॉपी होनी चाहिए और उसमें शॉर्ट नोट्स बनाइए। आप पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर मत लिखिए, शॉर्ट फॉर्म में इंफॉर्मेशन को लिख लीजिए, ताकि जब आप उसको रिवाइज करोगे बार बार तो ही चीजें आपके माइंड में जाएंगी। अदरवाइज जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है, आप उसको याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, तो प्रपोजल किसने दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का प्रपोजल किसने दिया था, ये दिया था ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन 1946, या जिसको कैबिनेट मिशन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो ये साइमन कमीशन बनाया गया था, ये किस लिए बनाया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, जिसको बोलते हैं मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो ये बोला गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो प्रोविजन डाले गए हैं, उन प्रोविजंस में से कितने प्रोविजन इंप्लीमेंट हुए या नहीं हुए, उसको चेक करने के लिए 10 साल के बाद एक कमीशन बनाया जाएगा। आफ्टर 10 ईयर एक कमीशन बनाया जाएगा, एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा। ये प्रोविजन डाला गया था इस एक्ट में। तो वो कमीशन बनाया गया था, लेकिन ये 10 साल से पहले ही बना दिया, और उसी कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। अब ये साइमन कमीशन बनाया गया था 1927 में, और 1928 में जो लाला लाजपत राय हैं उनकी डेथ हुई थी इसका विरोध करते हुए। ये आपको ध्यान रखना है कि उनकी डेथ हुई थी 1928 में। साइमन कमीशन बनाया गया था 1927 में। इसके अंदर टोटल 7 मेंबर थे,
और सारे के सारे वाइट थे, मतलब सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। इसीलिए इसका मेन विरोध किया गया था कि इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को देखने के लिए आपने सारे के सारे ब्रिटिशर्स ही अपॉइंट कर दिए, तो हमें कैसे पता लगेगा कि सही से कितना इम्प्लीमेंट हुआ है और कितना नहीं इम्प्लीमेंट हुआ है। तो इंडियंस ये चाह रहे थे कि हम लोगों का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए इस साइमन कमीशन के अंदर, लेकिन सारे के सारे मेंबर वाइट होने की वजह से इसका विरोध किया गया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इल्बर्ट बिल इन रेफरेंस ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया। अब ये इल्बर्ट बिल क्या था, 1983 में लॉर्ड रिपन उस टाइम पे वाइसराय होते थे। ठीक है, 1983 में, तो उन्होंने ये इल्बर्ट बिल आया था। इल्बर्ट बिल की थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ कि क्या था। कि ऐसा होता था कि इंडिया में एक तो इंडियन जज थे और एक ब्रिटिश जज थे। तो ब्रिटिश जज थे, उनके पास अथॉरिटी होती थी कि वो किसी इंडियंस को भी ट्रायल कर सकते थे और ब्रिटिश पर्सन को भी ट्रायल कर सकते थे। लेकिन इंडियन जज के पास ये पावर नहीं होती थी कि वो किसी ब्रिटिश पर्सन को ट्रायल कर सकें या किसी ब्रिटिश पर्सन को वो सजा सुना सके। ये पावर या अथॉरिटी इंडियन जज के पास नहीं थी। तो इल्बर्ट बिल की हेल्प से 1883 में लॉर्ड रिपन ने इस प्रोविजन को इंक्लूड किया था कि अब से इंडियन जज की पावर ब्रिटिशर्स को ट्रायल करने में ब्रिटिश जज के बराबर होगी। मतलब इंडियन जज भी अब ब्रिटिशर्स को ट्रायल कर सकते हैं, उनको सजा सुना सकते हैं। ये था इल्बर्ट बिल कॉन्स्पिरेसी। और इस बिल का बहुत ज्यादा विरोध हुआ ब्रिटेन में, और उसकी वजह से लॉर्ड रिपन को अपनी वायसराय की जो कुर्सी थी वो भी खोनी पड़ी थी। ठीक है, लेकिन लॉर्ड रिपन के बारे में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, उनको बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल मैंने समझा ही दिया, तो अभी तक देख के आपको आंसर समझ में आ जाना चाहिए। टू ब्रिंग इंडियन एंड यूरोपियन एट इक्वल स्टेटस एज फार एज द पीनल जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट वाज कंसर्न। ये इसका मेन रेफरेंस था या मेन इसके अंदर प्रोविजन था जो एल्बर्ट बिल के अंदर डाला गया था। 1883 में ये आया था। एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइड allotted member seat in each province, one representative was in ratio to which population। मतलब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी उसके अंदर जो मेंबर चुने गए थे, तो इंडिया की पॉपुलेशन के किस रेशियो में थी, मतलब एक मेंबर कितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था इंडिया की। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उसके अंदर जो एक मेंबर था, वैसे तो उसमें बहुत सारे मेंबर थे, लेकिन उसका जो एक मेंबर था वो हमारी इंडियन पॉपुलेशन को उस टाइम के 10 लाख के बराबर था। 10 लाख की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेंबर को बैठाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो आया था इंडिया में आया था 1946 में। तो कैबिनेट मिशन के ये 3 मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा विलियम वुड। विलियम वुड जो है वो कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे। एक्चुअल में कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन आया था इंडिया में 1942 में। इन दोनों ही मिशन के मेंबर यही 3 थे। जब ये 3 पर्सन कैबिनेट मिशन में आए तो उस वक्त चेयरमैन थे पैथिक लॉरेंस, ये चेयरमैन थे कैबिनेट मिशन के टाइम पे। और जब ये क्रिप्स मिशन में आए तो उस वक्त चेयरमैन थे स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, मेंबर 3 ही थे दोनों टाइम, कैबिनेट मिशन में भी और क्रिप्स मिशन में भी। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में और कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। क्यों आते थे ये दोनों मिशन, आए क्यों थे? कि कुछ प्रोविजंस लेके आए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ ऑफर्स लेके आए थे इंडियंस के लिए कि हम आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। वो टर्म एंड कंडीशन हम डिटेल में देखेंगे पॉलिटी लेक्चर के अंदर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश अंडर, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश की गई थी वो एस्टैब्लिश की गई थी कैबिनेट मिशन 1946 के अंडर में। नेक्स्ट है, इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946। जब ये बात तय हो गई थी कि इंडिया और पाकिस्तान 2 डोमिनियन बनेंगे, ठीक है, और इंडियंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, पाकिस्तान वाले अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो उस टाइम पे फिर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी पहले दोनों जगह पे, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। तो इंडिया में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, हमें बताना है कि उस इंटरिम गवर्नमेंट के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे
वह उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो उसके वाइस प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में आप एक चीज ध्यान रखना, इनको बोला जाता है फिलोसफर प्रेसिडेंट। राधा कृष्णन को फिलोसफर प्रेसिडेंट भी बोला जाता है। ठीक है, और इन्हीं के 5 सितंबर को इन्हीं के बर्थडे पे टीचर्स डे मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ये भी ध्यान रखना, वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के, एज वी ऑल नो, और इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ये इंपॉर्टेंट है, ये डेट आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि इनको प्रेसिडेंट कब बनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके भी ये परमानेंट प्रेसिडेंट थे। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके सबसे पहले प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, उनको प्रेसिडेंट एक बहुत छोटे टाइम के लिए बनाया गया था, शायद एक दिन के लिए बनाया गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एल्डेस्ट मेंबर थे, सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे उस कमेटी में, इसलिए उनको बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद उनको रिप्लेस किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, और यही फिर इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने और लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए प्रेसिडेंट रहे थे। और इनके बाद प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। Who among the following was not the member of the interim national गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन अगस्त 1946। तो जो हम अभी बात कर रहे थे इंटरिम गवर्नमेंट जिसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट बने थे जवाहरलाल नेहरू, तो उस जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसका मेंबर कौन नहीं था ये बताना हमें। तो उसके मेंबर सी राजगोपालाचार्य नहीं थे, क्योंकि सी राजगोपालाचार्य जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, जो इंडियन थे और इंडिया के गवर्नर जनरल बने थे। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, then who gave the idea of constituent assembly firstly for the formation of constitution of India। ये हम पढ़ भी चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, स्वराज पार्टी ने ये आइडिया दिया था 1934 को में। ठीक है, हमारे जो पॉलिटिकल लेक्चर उसमें हमने इसको कवर भी किया डिटेल में। ठीक है, स्वराज पार्टी ने 1934 में दिया था, और 1934 में ही दिया था एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने भी सेम आइडिया दिया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ये आइडिया 1934 में स्वराज पार्टी ने दिया था। स्वराज पार्टी 2 लोगों की थी, C.R. दास और मोतीलाल नेहरू। और जो ये C.R. दास थे ये पॉलिटिकल गुरु थे किसके, सुभाष चंद्र बोस के। और सुभाष चंद्र बोस की बर्थडे एनिवर्सरी है 23 जनवरी, और इस दिन आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिए जाते हैं, आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड्स जो हैं वो अनाउंस होते हैं 23 जनवरी को। आपको ध्यान रखनी है ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं। ठीक है, और जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है NDMA, ये बना था 2005 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। और एम.एन. रॉय ने भी सेम आइडिया दिया था 1934 में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, और एम.एन. रॉय ने 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। कहां की थी, ताशकंद में, और ये ताशकंद है कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान जो है एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, उज्बेकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। Which one among the following is an incorrect statement about the constituent assembly? constituent assembly के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमें वो बतानी है। ठीक है, तो इसके बारे में जो इनकरेक्ट है, सारी स्टेटमेंट आप पढ़ लेना। इसके बारे में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है C, इट वाज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ये ऐसा कुछ नहीं था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं दी गई थी उस टाइम पे। ठीक है, तो ये इस चीज के बारे में गलत है। यहाँ पे पहली जो ऑप्शन है, it worked with the help of a large number of committees, the most important among them being the drafting committee। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन इसमें मैं ड्राफ्टिंग कमेटी में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहा हूँ
आपको ये पता होना चाहिए ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे। इससे पहले हमने एक जगह पे और देखा था 7 मेंबर, ठीक है, कहाँ देखा था कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे। देन 29 अगस्त 1947 को ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ड्राफ्ट करने का मेन काम इस कमेटी को दिया गया था। इससे अलग भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त बहुत सारी कमेटीज बनाई गई थी, ठीक है। वो सारी की सारी कमेटी भी आपको याद होनी चाहिए और उन कमेटी के मेन हेड कौन थे या उनके प्रेसिडेंट कौन थे वो भी आपको पता होना चाहिए। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, अगर कहीं एमसीक्यू में आएगा तो हम उसको कवर करेंगे। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी कैबिनेट मिशन 1946 ने जिसको बनाने का प्रपोजल दिया था, ठीक है, उसके मेंबर्स को कैसे चुना गया था? तो उसके मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। जो अलग अलग प्रोविंसेस थे उनके मेंबर्स ने उसको इलेक्ट किया था, ठीक है। तो इस एमसीक्यू सीरीज में इतना ही है। ये हमारी सेकंड एमसीक्यू सीरीज थी और इन एमसीक्यू सीरीज में हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और कंसेप्ट के साथ कवर किया जाए, जो आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस सीरीज को शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, अगर किसी आपको लगता है किसी और पर्सन के लिए हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। आपका कोई कमेंट है, कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के में हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।